प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कोई चीज़ क्यों फ्लोट करती है, क्यों सिंक करती है, उसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है। उसके बाद हमने आपको थोड़ा डेंसिटी के बारे में बताया था। अब हम थोड़ा देखेंगे कि कौन सी चीज़ पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, कौन सी डिज़ोल्व नहीं होती है। ठीक है। तो एक बात याद रखिए कि जब कोई चीज़ पानी में डिज़ोल्व होती है, मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि चीनी, शुगर पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि चीनी जो है वो सॉल्युबल है, और अगर तेल डालेंगे तो आप देखेंगे कि तेल पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, ऊपर तैरता रहता है। तो हम कहेंगे कि जो तेल है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, उसको हम इनसॉल्युबल कहेंगे। याद रखिएगा, दो वर्ड है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। यानी वो मटेरियल, वो चीज़ जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है उसको हम सॉल्युबल कहते हैं, और जो डिज़ोल्व नहीं होता उसको हम इनसॉल्युबल कहते हैं। तो ये तो आप घर में एक्टिविटी कीजिए। आप कुछ चीज़ें ले लीजिए, आप नमक ले लीजिए, आप चीनी ले लीजिए, आप थोड़ी सी बालू ले लीजिए, सैंड, थोड़ी मिट्टी ले सकते हैं, चॉक पाउडर ले सकते हैं, कुछ भी। ठीक है। आप देखेंगे कि चीनी डिज़ोल्व हो जा रही है, नमक भी डिज़ोल्व हो जा रहा है। अगर आप लेमन जूस डालेंगे वो भी डिज़ोल्व हो जाता है, मिल्क डालेंगे वो भी डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो सैंड है वो डिज़ोल्व नहीं होता, ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता, चॉक पाउडर डिज़ोल्व नहीं होता। तो जो डिज़ोल्व नहीं होता है उसको हम इनसॉल्युबल कहेंगे। जो डिज़ोल्व हो जाता है वो सॉल्युबल कहलाता है। तो अब देखेंगे कि बहुत से, सिर्फ क्या हम सॉलिड चीज़ को ही हम कह सकते हैं कि वो पानी में डिज़ोल्व होता है? भाई, लिक्विड भी डिज़ोल्व होता है लिक्विड में। अभी मैंने कहा कि दूध पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, तो दूध भी लिक्विड। ठीक है। लेमन जूस वो भी लिक्विड, वो तो डिज़ोल्व हो जाता है। तेल लिक्विड है लेकिन डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से जो लिक्विड बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की बात किया, वो सॉलिड चीज़ के लिए है, जैसे नमक है, चीनी है, और आपका सैंड है। ठीक है। तो ये सब सॉलिड चीज़ है। लेकिन जब कोई लिक्विड पानी में डिज़ोल्व होता है तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है मिक्सेबल। जैसे दूध पानी में डिज़ोल्व हो जाता है तो दूध मिक्सेबल है। अल्कोहल पानी में डिज़ोल्व हो जाता है तो अल्कोहल भी मिक्सेबल है। लेकिन जो लिक्विड पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसा भी तो है ना कि जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता लिक्विड। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे तेल है, तेल भी एक लिक्विड है लेकिन वो तो डिज़ोल्व नहीं होता है, तो उसको हम कहेंगे इमिसिबल। ये समझ लें। तो सॉलिड के लिए हमने कहा सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, और लिक्विड के लिए मिक्सेबल, इमिसिबल। जो चीज़, जो सॉलिड चीज़ जो पानी में डिज़ोल्व होता है उसको सॉल्युबल कहते हैं, जो नहीं होता इनसॉल्युबल। जो लिक्विड डिज़ोल्व हो जाती है पानी में, मिक्सेबल। जो लिक्विड पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाती उसको इमिसिबल कहते हैं। और
बहुत सी गैसेस भी ऐसी हैं जो पानी में डिज़ोल्व होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ऑक्सीजन है। अब बड़ा ताज्जुब लग रहा होगा कि यार पानी में गैस कैसे होता है। आप कभी कभी कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोलिए तो बहुत तेज़ फिस करके आवाज़ निकलती है। वो अंदर एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो तेज़ी से बाहर आती है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में डिज़ोल्व हो सकता है और ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व हो सकता है। तो एक इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे पानी के अंदर तो बहुत ज़्यादा वनस्पति होता है, वेजिटेशन, पेड़ पौधे पानी के अंदर हैं, उनको हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वैसे ही एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। अब मछली क्या है? एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना सांस लेने के लिए, तो वो पानी से ही ऑक्सीजन ले लेती हैं। पानी के अंदर ऑक्सीजन मिला होता है और वहाँ से ऑक्सीजन ले लेती हैं। तो इसका मतलब कि पानी में ऑक्सीजन है। अब पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए तो फूड चाहिए। फूड उनको मिलता है फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पानी से ले लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करें ज़रा आपसे कि इस धरती पर जो वाटर बैलेंस है वो कैसे है, वाटर बैलेंस कैसे है। तो इसको समझने के लिए दो तीन चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। एक तो हमारे फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या है, पानी का रूप क्या होता है। जैसे है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये तीन चीज़ याद रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये फॉर्म्स ऑफ वाटर है। दूसरी एक वर्ड आता है एवापोरेशन। ये जब तक टेक्निकल वर्ड आप नहीं समझेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरा वर्ड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो एवापोरेशन क्या है? जब पानी को गर्मी मिलती है, अगर आप बाहर गर्मी का दिन है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं अपने ज़मीन पर, वहाँ पर आप पानी पक्के पर डाल दीजिए एक गिलास, थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो पानी वहाँ नहीं है। आपके घर में आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। चाय के बर्तन में आधा कप पानी डालिए, उसके बाद आप स्टोव ऑन कीजिए, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि चाय की जो बर्तन में पानी आपने डाला था वो पानी अब वहाँ नहीं है। तो पानी क्या हो गया? ख़त्म नहीं हुआ है, उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया। पानी गर्म होने पर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप समझ लें कि ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। उसके बाद क्या है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कंडेंसेशन में वो प्रोसेस जिसमें वेपर जल की बूंदों में बदल जाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक प्रोसेस में पानी वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा जिसमें वेपर पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो प्रोसेस हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है, और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये धरती है,
या पेड़, पहाड़, ज़मीन तमाम है, यहाँ पर पौधे भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिएगा कि इधर सन है, ये देखिए ये सन है, इसका हीट चारों तरफ जा रहा है, और यहाँ ये सागर है, मान लीजिए सी, ये मान लीजिए तालाब है, कुछ है, नदी है? तो हर जगह सन रेस पड़ रहा है। तो होता क्या है कि गर्मी के कारण, हीट के कारण, ये वाटर जो है वो वाष्प में बदल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए वेपर, ये ऊपर की ओर जा रहा है वेपर, ये वेपर है, ठीक है। हर जगह से वेपर ऊपर जाता है। ऊपर जब जाएगा तो होता क्या है कि इसमें एक बात याद रखें कि जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे जाते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है, कंटिन्यू कम होता है। तो एक लिमिट ऐसा आता है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो वेपर है ये कन्वर्ट होने लगता है छोटी छोटी जल की बूंदों में, छोटी छोटी जल की बूंदों में। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ एवापोरेशन हो रहा है। एवापोरेशन यानी जल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जब आप एक सर्टेन हाइट को चले जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो यहाँ पर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में क्या हुआ, ये वेपर अब जल की बूंदों में बदल जाता है, ठीक है। तो जल की बूंदों में जब बदल जाता है तो धीरे धीरे करते करते ये क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और जब ये क्लाउड बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो ये जल की बूंदों को अपने पास नहीं रख पाता और ये वर्षा के रूप में नीचे धरती पर गिरता है। देखिए ये क्लाउड हो गया, ये क्लाउड हो गया। इस क्लाउड में क्या है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्योंकि कंडेंसेशन क्या करता है, कंडेंसेशन में वेपर जल की बूंदों में बदला और जल की बूंदें क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत भारी हो जाता है, तो ये वर्षा के रूप में प्रेसिपिटेशन करता है। प्रेसिपिटेशन में वर्षण, जल की बूंदों में, ये जिसको हम रेन कहते हैं। तो क्या देखा आपने कि ये रेन हो गया, ठीक है, यहाँ वाटर हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एवापोरेशन, एवापोरेशन हो गया, ठीक है। तो क्या बना, वेपर, ठीक। वेपर बाद में क्या बनाता है, कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड, ठीक है। और क्लाउड जो है वो रेन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से वेपर, ये क्लाउड फॉर्मेशन की इसके देख लीजिएगा, ये कंडेंसेशन करता है, ये कंडेंसेशन करता है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। भाप बना, ऊपर गया, फिर वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ये भाप जल की बूंदों में बदला, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, फिर क्लाउड से बारिश हुई, फिर बारिश से ऐसे ज़मीन से फिर भाप बना। तो ये कंटिन्यू एक साइकिल होता है जिससे कि जल का जो बैलेंस है वो बना रहता है, जिसको हम नाम देते हैं वाटर साइकिल, वाटर साइकिल। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं दांडी मार्च के लिए। देखिए, आज़ादी के पहले
आज आपको मालूम है कि भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ। उसके पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ बहुत से कठोर और अन्यायपूर्ण कानून बनाते थे। उसमें से एक कानून उन्होंने बनाया था नमक कानून। नमक कानून में क्या था कि नमक पर बहुत भारी टैक्स उन्होंने लगाया हुआ था और भारतीयों को नमक बनाने का परमिशन नहीं था, आज्ञा नहीं थी। अपने घर के लिए, अपने यूज़ के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। तो गांधी जी ने उस दौर में एक आंदोलन चलाया जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। यानी ये दिखाया अंग्रेज़ों को कि हम तुम्हारा कानून नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने क्या किया कि गुजरात में अहमदाबाद है, अहमदाबाद में एक साबरमती आश्रम है, वहाँ से एक यात्रा शुरू की, पैदल यात्रा, और उनके साथ बहुत से लोग जुड़े और यानी अहमदाबाद से वो पैदल चले, ठीक है। और कहाँ पहुँचे? दांडी पहुँचे। दांडी गुजरात में समुद्र के किनारे एक जगह है और वहाँ जाकर गांधी जी ने क्या किया? नमक बनाया, यानी अंग्रेज़ों के कानून को तोड़ा। और ये हुआ है 1930 में। अगर कोई पूछे आपसे कि दांडी यात्रा कब हुई थी तो 1930 में। किसने किया था? तो गांधी जी ने, ठीक है। तो ये हो गया। और एक बात आप याद रखिए, तीन शब्द हैं कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। यानी वो सब्सटेंस जो पानी में घुल जाता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। जिस पानी में, जिस लिक्विड में सॉल्यूट घुल जाता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं और इन दोनों के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो जैसे समझ लें आप कि शुगर, ऐसे समझने में आसानी हो जाएगी। शुगर जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है, और वाटर ये सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये शुगर प्लस वाटर, इन दोनों को जब मिला दिया, इनका मिक्सचर हो गया, तो यही हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।